दोस्तों, AVN नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है संधि। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संधि शब्द कैसे बना। तो संधि शब्द संस्कृत के सम उपसर्ग, धा धातु और कतिन प्रत्यय से मिलकर बना है। और इस संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल या जोड़, यानी मिलाना या जोड़ना। अब सबसे पहले आता है कि संधि की परिभाषा क्या होती है। वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो हमारा एक शब्द आया है बीच में, विकार। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी जब हम दो वर्णों को आपस में जोड़ते हैं, अगर उनमें कोई परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहा जाता है। तो सबसे पहले आता है कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए जानते हैं संधि के प्रकार के बारे में। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। तो आइए सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि की परिभाषा कहती है कि दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी जब संधि विच्छेद किया जाए तो जो जमा का निशान होता है उससे पहले भी अंतिम वर्ण में स्वर होना चाहिए और उत्तर पद के पूर्व पद में पूर्व वर्ण जो होता है वो स्वर होना चाहिए। और उन दोनों को जब मिलाया जाए तो उनमें जब कोई परिवर्तन होगा तो वह स्वर संधि कहलाएगी। तो अब स्वर संधि के कुछ भेद दिए गए हैं। तो स्वर संधि के जो भेद है वो इस प्रकार हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले हम आज दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में जानते हैं। दीर्घ संधि की परिभाषा कहती है कि जब ऋस्व या दीर्घ स्वर के बाद ऋस्व या दीर्घ स्वर आए तो ऋस्व या दीर्घ स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर आदेश हो जाता है। तो सबसे पहले हम स्वरों के बारे में जान लेते हैं। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कुल 11 स्वर होते हैं जो इस प्रकार हैं: अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत कुल 13 स्वर गिनाए गए हैं जिसके अंतर्गत बड़ी ऋ और ऋ को गिना जाता है। तो सबसे पहले हम ऋ स्वर दीर्घ स्वरों के बारे में जान लेते हैं। ऋ स्वर इस प्रकार हैं: अ, ई, उ और ऋ। यानी जिन स्वरों का उच्चारण करने में केवल एक मात्रा का समय लगे वो कहलाते हैं ऋस्व स्वर। फिर आता है दीर्घ स्वर, यानी जिनका उच्चारण करते समय ऋस्व स्वर से दुगना समय लगे वह कहलाते हैं दीर्घ स्वर। तो इन चारों को ऋस्व स्वर के अंतर्गत रखा गया है। तो हम पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि, यानी प्लस से पहले या तो ऋस्व स्वर होना चाहिए या दीर्घ स्वर, और बाद में भी ऋस्व या दीर्घ स्वर आ सकता है। लेकिन ऋस्व या दीर्घ स्वर जब पूर्व पद में या उत्तर पद में किसी भी स्थान पर आए, हमें उन दोनों के स्थान पर केवल दीर्घ स्वर आदेश ही करना है। तो आइए हम एक बार इसका पहले नियम जान लेते हैं। दीर्घ संधि का नियम है कि ए या आ के बाद ए या आ आए तो आ आदेश किया जाता है। ई या बड़ी ई के बाद ई या ई में से कोई भी आए तो उसके स्थान पर ई आदेश किया जाता है, दीर्घ ई आदेश किया जाएगा। उ, उ प्लस उ, यानी छोटा उ या बड़ा उ पूर्व पद में कोई भी आ सकता है, और उत्तर पद में
ऋस्व या दीर्घ ऊ में से कोई सा भी आ सकता है। तो हमें इन दोनों में जो दीर्घ होगा वो ही आदेश करना है। तो ये होता है ऋस्व और ये कहलाता है दीर्घ। तो हमें दीर्घ स्वर आदेश करना है। ऐसे ही री या री के बाद री या री आए तो री, बड़ी री आदेश किया जाता है। तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत री का दीर्घ स्वर बड़ी री नहीं है, तो इसके एग्जाम्पल नहीं करवाए जाएंगे। तो आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इस संधि को समझते हैं। तो उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। पहला उदाहरण है हमारा सूर्य प्लस अस्त। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं। सूर्य में अस्वर है और इधर अस्त में भी अस्वर है। जब वर्ण विच्छेद किए जाते हैं तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण हमेशा स्वरों की सहायता से किया जाता है, और जब वर्ण विच्छेद किया जाता है तो स्वरों को अलग कर दिया जाता है और व्यंजन को हलंत कर दिया जाता है। जब सूर्य का हमने वर्ण विच्छेद किया तो य के अंदर असम्मिलित है, तो हमने जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ है उसको बाहर निकाला, और इधर उत्तर पद के प्रथम वर्ण को हमने बाहर निकाला। तो इधर अ है और इधर भी अ है। तो हमने भी नियम पढ़ा कि अ या आ के बाद अगर अ या आ आता है तो इन दोनों में जो भी दीर्घ होगा वह आदेश कर दिया जाएगा। तो अ और अ का दीर्घ स्वर होता है आ, तो जो रूप बनेगा वो कहलाएगा सूर्यास्त। अगला उदाहरण है हमारा परम प्लस अर्थ। माँ के अंदर से हमने अ स्वर को बाहर निकाला और इधर से भी हमने आ को बाहर निकाला। तो आ प्लस आ, ऋस्व स्वर प्लस ऋस्व स्वर। ऋस्व या दीर्घ के बाद अगर ऋस्व या दीर्घ स्वर आता है तो जो भी ऋस्व या दीर्घ स्वर होगा उसके स्थान पर केवल हमें दीर्घ स्वर ही आदेश करना है। हम सभी जानते हैं कि अ का जो दीर्घ स्वर सवर्ण दीर्घ जो आदेश होता है वह आ होता है। तो रूप बना हमारा परमार्थ। पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक में जो हमारा अंतिम वर्ण क के अंदर अ सम्मिलित है, इधर जो स्वर है प्रथम स्वर वो आ है, ये ऋस्व स्वर है और ये दीर्घ स्वर। तो हमने परिभाषा में भी जाना कि ऋस्व या दीर्घ स्वर कोई भी पूर्व पद में या उत्तर पद में आ सकता है, लेकिन हमें दोनों का दीर्घ स्वर ही करना है। तो अ और आ का दीर्घ स्वर आ ही होता है। तो हमारा रूप बना पुस्तकालय। अगला उदाहरण है हमारा विद्या प्लस आलय। विद्या के अंतर्गत आ सम्मिलित है और इधर भी आ, तो आ प्लस आ दोनों का दीर्घ होगा आ और रूप बना विद्यालय। अगला नियम जानते हैं हम दीर्घ ई का। कवि प्लस इंद्र। कवि का अंतिम स्वर ई और इंद्र का प्रथम स्वर ई। तो ये भी ऋस्व स्वर है और ये भी ऋस्व स्वर। ई बराबर बड़ी ई। तो रूप बना कविंद्र। कपि प्लस ईश, ऋस्वी और उत्तर पद में दीर्घी। ऋस्व और दीर्घ मिलकर के दीर्घ ही बनाएंगे, तो हमारा रूप बना कपीश। अगला है हमारा उ या दीर्घ उ प्लस उ दीर्घ उ यानी कि दीर्घ। गुरु प्लस उपदेश। गुरु के अंतर्गत ऋस्व है और इधर भी ऋस्व। तो ऋस्व उ प्लस ऋस्व उ मिलकर के दीर्घ उ बनाएंगे, तो हमारा जो शब्द बनेगा वो कहलाएगा गुरुपदेश। अगला है चमू प्लस ऊर्जा। हमने स्वर निकाला बढ़ाऊ, इधर भी बढ़ाऊ, तो दोनों मिलकर के दीर्घ उ ही बनाएंगे, तो रूप बना चमूर्जा।
तो आइए कुछ शब्दों का हम दोहरान करते हैं। दर्शनार्थी, हम सभी ने अभी दीर्घ संधि पढ़ी थी कि दीर्घ संधि में दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ बन करके आते हैं। तो इन वर्णों के माध्यम से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इन अगर कहीं पर भी हमें आ, बड़ी ई और बड़ा उ शब्दों में दिखाई दे तो हम कह सकते हैं वहां पर दीर्घ संधि है। तो इनके कुछ विच्छेद हैं यहाँ पर। दर्शन प्लस अर्थी यानी कि दर्शनार्थी। रजनी प्लस ईश, रजनीश। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। तो हमारी दीर्घ संधि यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।